वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस में। और जेई मेन की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनका एंड टाइम पे जो रिवीजन प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पता नहीं लगता कि कहाँ से रिवाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। बहुत सारे वीडियोस नेट पे आपको मिलेंगे जहाँ पे ये होगा कि 1 घंटे में आपको पूरा का सारा जेई मेन रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनमें अच्छे कंसेप्ट्स हैं, जिन कंसेप्ट्स में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं या कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे या देख के सॉल्व करेंगे, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सोच के वीडियो देखिए कि अगर आप इनको देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप कंसेप्ट सीख जाएंगे, और कंसेप्ट अगर सीख गए आप तो डेफिनेट सी बात है आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन जेई मेन में कर ही लेंगे। इस टाइप का मैं 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा, हर एक वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा। तो इन टोटल मैं 60 से 70 क्वेश्चंस आपके लिए इस रिवीजन वीडियो थ्रू कराऊंगा। तो 60-70 क्वेश्चंस में अगर आपने समझ लिया सही तरीके से कंसेप्ट्स को, तो आपका एक बार तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 60-70 क्वेश्चंस का मतलब अराउंड 8 to 10 वीडियोस, दैट मीन्स अराउंड 8 से 10 घंटे का वो रहेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जेई मेन 2012 का, ठीक है। 2012 में ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग सा होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। देखिए कंटिन्यूटी में अगर छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने तैयारी की हुई है और तैयारी अच्छी की हुई है, इसलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, रिविजन आपका पर्पस है। तो एफ एक्स दिया था क्वेश्चन में 2012 में। तो क्या था? एफ एक्स आपका गिवन था, एफ एक्स इक्वल टू चलिए मैं ब्लू पेन लेता हूँ, बॉक्स एक्स, ठीक है, बॉक्स एक्स, और साथ में लगा था कॉस के आगे 2x - 1 अपॉन में 2 इंटू में पाई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। इसमें बॉक्स एक्स मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और कॉस पता ही आपको कॉस क्या होता है, कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। तो एक फंक्शन है जो कॉस है, जो कंटिन्यूस होता है ऑल द टाइम, और दूसरा आपका बॉक्स फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस भी होता है। और बॉक्स फंक्शन कहाँ होता है डिसकंटिन्यूस? जहाँ पे वो इंटीजर होता है, जैसे 0 पे, 1 पे, 2 पे, वो आपको पता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें एक फंक्शन है जो आपका इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है, दैट इज बॉक्स एक्स। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री था जो कि ऑलवेज कंटिन्यूस है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई था, एक डिसकंटिन्यूस इंटीजर्स पे, नॉट ऑल द पॉइंट्स, दूसरा कंटिन्यूस ऑल द टाइम, तो मल्टीप्लिकेशन था। और 4 चॉइस क्या था वो चॉइस समझ लीजिए, तब आप वहां से समझ पाएंगे करना क्या आपको। तो जो चॉइस था, चॉइस ए था कि कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। फर्स्ट चॉइस क्या कह रहा है? कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, रियल ही लेते हैं एक्स। तो सेकेंड, कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए 2 चॉइस क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि हर जगह कंटिन्यूस है, और दूसरा कह रहा है क्या कि सिर्फ 0 पे कंटिन्यूस है। और थर्ड चॉइस क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिसकंटिन्यूस, डीसी ओनली एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, डीसी एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज, नॉट एनी वैल्यू, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। और फोर्थ चॉइस क्या दिया हुआ है? ये मैं चॉइस साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको इतने टाइम में सोचने का मौका मिल जाए, ठीक है ना, कि आप इतने टाइम सोच पाएं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, ओनली डिसकंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, डीसी एट ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, डीसी डिसकंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आपको जो मैं चॉइस लिख रहा हूं, इन बिटवीन आपको क्या करना है? आपको थिंक करना है क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर आपको सही में सीखना है तो मेरे आंसर करने से पहले आप जरूर एक बार पॉज करके, स्टॉप करके कुछ ना कुछ सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्वेश्चन में क्या है। एटलीस्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है क्या। एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो क्या है? डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है। तो एक डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस है, और यहाँ जो पहला वाला डिसकंटिन्यूस है वो सिर्फ इंटीजर पे ही है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसीलिए जो 4 चॉइस यहाँ पे है, 4 चॉइस में बात हो रही है। एक चॉइस कह रहा है कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू 0,
ठीक है, चॉइस बी। और एक कह रहा है कि कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक कह रहा है डिसकंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक जीरो ऐसा नंबर है जो आपको चेक करना ही चाहिए कि भाई जीरो पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जीरो पे आप लेके चलिए कि जीरो पे क्या हो रहा है, क्योंकि जीरो पे अगर आप पता लगा लेंगे तो बहुत कुछ आप इन चार चॉइस में से जान लेंगे कि कौन सा चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं जीरो पे क्या होगा। अब बात यह कि जीरो पे आप कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जीरो से राइट का देखना है वैल्यू, जीरो से लेफ्ट का देखना है वैल्यू, और जीरो पे देखना है वैल्यू। तो अगर मैं जीरो पे बोलूँ कि वैल्यू क्या है इसका F0, तो F0 तो कोई बता देगा कि F0 की वैल्यू कितनी, जीरो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जीरो पे बॉक्स जीरो होता है। अगर मैं जीरो से राइट की बात करूँ F0 प्लस, जीरो प्लस, तो जीरो प्लस के लिए बॉक्स जीरो ही होता है, 0.1 लेंगे बॉक्स पहले जीरो ही आएगी। तो ये जो फंक्शन मेरा है बॉक्स कॉस समथिंग, तो बॉक्स की वैल्यू जीरो प्लस के लिए जीरो ही है। अब कॉस चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसकी। एफ ऑफ जीरो माइनस क्या होगा, जीरो माइनस, जीरो माइनस। तो जीरो से लेस के लिए बॉक्स आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखते हैं जीरो माइनस के लिए क्या देगा ये। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ जीरो माइनस के लिए क्या आएगा, जीरो माइनस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा जीरो माइनस, तो ये हो गया जीरो, तो -1/2 इंटू में पाई, ठीक है। तो जीरो माइनस तो ठीक है -1 होगा, लेकिन ये कॉस के अंदर पता क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है -1/2 इंटू पाई, मीन्स -π/2, चाहे -π/2 हो चाहे π/2 हो। इतना पता है आपको कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस में π/2 का मल्टीपल अगर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो π/2 का ऑड मल्टीपल है, नॉट ऑल द मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, राइट का जो टर्म लिखा हुआ है, ये कॉस का टर्म, ये टर्म लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। टू अगर मैं इसको देखूँ सही तरीके से तो ये लिखा है 2x - 1 इंटू में π/2, ठीक है। इसका मतलब चाहे मैं x का कोई भी वैल्यू लूँ इंटीजर में, x का कोई भी वैल्यू लूँ मैं इंटीजर में, हो सकता है बॉक्स x की वैल्यू राइट की लेफ्ट की अलग अलग आ जाए, लेकिन जो कॉस है वो कॉस उसे जीरो कर दे रहा है। समझ रहे आप क्या कर रहा हूं मैं। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है दूसरा कंटिन्यूअस है, तो एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो एक डिसकंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई में है, तो कोई ऐसा थ्योरी नहीं किया होगा, इट कैन बी कंटिन्यूअस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इट कैन बी कंटिन्यूअस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूअस, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो सेकेंड फंक्शन कॉस है वो कंटिन्यूअस है, बट उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ है, 2x - 1 टाइम π/2। सो फॉर एनी इंटीजर जिसके लिए बॉक्स एक्स हमारा होता है डिसकंटिन्यूअस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो भले बॉक्स एक्स की वैल्यू RHL के लिए कुछ अलग आ रही है, LHL के लिए अलग आ रही है, बट फाइनली जो साथ में कॉस लगा वो कर दे रहा है उसको जीरो, पूरे को ओवरऑल। सो यू कैन से दैट कि ड्यू टू द कॉस फंक्शन, with the cos function here we have π/2 odd multiple for integers value of x, the function gets 0 for the right of integer, for the left of integer, and at x equal to integer it is always 0. So this cos function is creating 0, that's why this function is continuous, ठीक है। किसी भी नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा ये। तो ये देखते ही दिख जा रहा था कि भाई एक डिसकंटिन्यूअस है एक कंटिन्यूअस है, लेकिन जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो है कौन कौन से पॉइंट पे, इंटीजर्स पे, और उन इंटीजर्स के लिए मेरा ये कॉस क्या है, जीरो है। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी पॉइंट के राइट में ऊपर, किसी पॉइंट के लेफ्ट में नीचे, मतलब सेम हाइट नहीं होगी उस पॉइंट पे, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं होगी लेफ्ट की राइट की उस वैल्यू की। लेकिन जो कॉस है, बॉक्स एक्स का वैल्यू किसी इंटीजर पे राइट में ऊपर है लेफ्ट में नीचे है, लेकिन जो कॉस है उसको जीरो कर दे रहा है पूरे वैल्यू को, इसलिए वो हमारा क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस। तो इसका चॉइस था आंसर ये, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी टाइम लग गया बट सीखना है, इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी आप सीख लिया। प्रॉपर्टी क्या था कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट कैन बी कंटिन्यूअस कैन बी डिसकंटिन्यूअस। यहीं पे अगर मैं 2x - 1/2 पाई की जगह पे, जो 2x - 1 π/2 की जगह पे कुछ और एंगल होता, तो उस डिसकंटिन्यूटी की वजह से डिफरेंट राइट लेफ्ट की वैल्यू आती और फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है।
लेकिन जो उसका डिफरेंट राइट लेफ्ट का वैल्यू था उस कॉस ने उसे गैप को भर दिया, उसे जीरो कर दिया, जिसकी वजह से कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला वीडियो है रिवीजन का, इसमें मैं क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं लूंगा, लेकिन जब सेकंड वीडियो होगा तो फिर से मैं क्वेश्चन लूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा उसका। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये है 2018 का 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था s इक्वल टू लिखा हुआ है, और जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको क्या करना है, आपको साथ साथ इसका आंसर सोचना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। x इक्वल टू टी बिलोंग्स टू आर, तो ये नोटेशन है। s क्या दे दिया, सेट दे दिया, सेट के एलिमेंट क्या है, टी है, वो रियल नंबर से, सच दैट, ये टी कहाँ से आएगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई का मॉड ई टू द पावर क्या है, मॉड एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे साइन है, और साइन के अंदर मॉड एक्स है। तो ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में। इज एफ एक्स इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी। तो आपका जो टी पॉइंट है वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और जहाँ जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं, दैट इज योर टी वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो भी टी की वैल्यू आएगी दैट विल मेक ए सेट एस, उससे सेट एस बनेगा। अब जो आपका सेट एस है उसका 4 चॉइस दिया हुआ है कि सेट एस क्या है, तो एस इक्वल 4 चॉइस ए। पहले में बोला कि एस के अंदर 2 एलिमेंट हैं, 0 और पाई। दूसरे में बोला है कि नो एलिमेंट। तीसरे में बोला है क्या, 0 एलिमेंट। फोर्थ में क्या बोला इन्होंने, पाई एलिमेंट। तो देखिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि लिखने में टाइम लग रहा है, बट जब तक मैं चॉइस लिखता हूं आपको इतने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, सो दैट जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तब तक आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज आ गया होना चाहिए। इस ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और फिर आप टैली कर लेंगे मेरे प्रोसेस से। अब पिछले क्वेश्चन में था कंटिन्यूटी, अब इसमें आ गया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वेश्चन करते करते ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको पहले से बहुत कुछ आता है। ठीक है, आपको पता होगा पहला थ्योरी क्या, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, जस्ट लाइक सेकेंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे। ठीक है, अगर सेकेंड बर्थडे किसी का हो रहा है, थर्ड बर्थडे होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, बट अगर किसी का थर्ड बर्थडे है तो सेकेंड बर्थडे तो उसका हुआ ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अगर लिमिट्स जोड़ लेंगे तो लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हो जाएगा। लिमिट्स फर्स्ट बर्थडे, कंटिन्यूटी सेकेंड बर्थडे एंड डिफरेंशिएबिलिटी थर्ड बर्थडे। ठीक है, तो ये बर्थडे वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उसका सेकेंड बर्थडे हो चुका है, तो थर्ड बर्थडे मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट अगर थर्ड बर्थडे हुआ है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस भी है, उसका लिमिट भी आता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है उसमें क्या है, मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, पता होगा ही आपको क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। तो x माइनस अगर कोई पॉइंट है, x माइनस ए पॉइंट है, मॉड है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप का। ए पे होता है इसका वर्टेक्स, ठीक है, ए पे वर्टेक्स होता है इसका कॉर्नर पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट होता है वो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके राइट के लिए इसका होता है प्लस में x माइनस ए, और लेफ्ट के लिए आता है माइनस में x माइनस ए। तो राइट का लेफ्ट का स्लोप अलग अलग है, तो कहते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। ये थ्योरी होता है मॉडुलस का। ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन टर्निंग पॉइंट पे या कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, समझ गए ये बात? तो आपको जानना ही है कि ये फंक्शन का कहाँ कहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। अब पूरे फंक्शन का टर्निंग पॉइंट निकालना मुश्किल है, हाँ, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो पार्ट बाय पार्ट देखूँ तो चॉइस में भी दिख रहा है कि जो 2 पॉइंट उन्होंने लिया हुआ है वो लिया 0 और पाई, और यहाँ भी दिख रहा है आपको कि एक आपका है x माइनस पाई का मोड, यहाँ देखिए, और दूसरा आपका है x का मोड, चाहे ई वाले में हो चाहे ये साइन वाले में हो। ठीक है ना, तो आपका जो डाउटफुल पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, वो तो क्लियर है कि जो मोड का जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपका डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा है। ठीक है, जो चॉइस ए में दिया भी हुआ है, डाउटफुल पॉइंट कौन कौन सा है आपका, जहाँ पे वो पाई है, जहाँ पे वो 0 है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 0, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू 0, जहाँ पे मॉड का
टर्निंग पॉइंट होगा। x माइनस पाई होगा कहाँ पे टर्निंग पॉइंट? पाई पे, और मॉड x होगा 0 पे। अब आपको जानना ये है कि ठीक है, अगर 0 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, पाई पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, साइन मॉड x है, ये मॉड x यहाँ भी है, नॉन डिफरेंशिएबल है किस पे? 0 पे। तो डाउटफुल पॉइंट तो दो है, बट क्या ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन सही में नॉन डिफरेंशिएबल है? तो जानना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी क्या होती है, या डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे थ्योरी नहीं पता, अगर मुझे डायरेक्टली चेक करना है तो आपको डायरेक्ट चेक करना आना चाहिए। अगर आपको थ्योरी नहीं पता तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर थ्योरी नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मान लीजिए मुझे चेक करना है पाई पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो डिफरेंशिएबल तरीका ये होता है कि आप चेक करेंगे एफ ऑफ पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई ओवर एच लिमिट h टेंस टू 0। इसे कहते हैं RHD, इसको RHD। सेकेंड चेक करेंगे आप लिमिट f ऑफ पाई माइनस एच एफ ऑफ पाई अपॉन माइनस h टेंस टू 0 इक्वल टू LHD। अगर ये RHD LHD इक्वल हुआ तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं हुआ बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। ये फंडामेंटल है डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है ना। चाहे आप बोर्ड के लिए तैयारी करते हो, चाहे जेईई मेन की तैयारी करते हो, ये आपको जानना है कि अगर आपको नहीं ज़्यादा थ्योरी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। समझ गए आप क्या करना है? RHD और LHD। क्या होता है RHD? पाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई और एच, पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एच, यहाँ होता है माइनस एच, ठीक है, माइनस एच यहाँ पर होता है। एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं ये तरीका लगाऊं तो मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि एफ ऑफ पाई प्लस एच और एफ ऑफ पाई क्या आने वाला है, ठीक है। एफ ऑफ पाई तो पता है क्या आने वाला है, एफ ऑफ पाई क्या होगा? अगर मैं एफ एक्स रखूंगा पाई 0 होगा, तो एफ ऑफ पाई तो मेरा 0 है, तो मैं निकालता हूँ बारी बारी से, आप देख लीजिए, क्योंकि यही सीखना है आपको। बाकी थ्योरी आपको याद रहे ना रहे दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको ये जो याद रहेगा, ठीक है ना, कि RHD और LHD यही काम आएगा, ठीक है। तो RHD आपका क्या है? RHD आपका अगर देखूँ तो एफ ऑफ पाई की वैल्यू जब मैं रखूँगा एक्स पाई तो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, ये आपका 0 हो गया, ये हो गया 0, पाई 0 हो गया, ठीक है। एफ ऑफ पाई प्लस एच लिख रहा हूँ मैं, तो पाई प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स की जगह पे पाई प्लस एच माइनस पाई इसका मॉड, ई की जगह ई में पाई प्लस एच का मॉड -1 इंटू में साइन पाई प्लस एच का मॉड, वो एफ पाई 0 हो गया, डिवाइड बाई क्या? डिवाइड बाई एच। लिमिट क्या है? h टेंस टू 0। अब पाई से पाई चला गया, ठीक है, ऊपर बचा h का मॉड। h का मॉड h ही होता है, ये पता होगा आपको कि h अगर मॉड में है तो इसकी वैल्यू h ही आती है, h आती है। चाहे माइनस h मॉड में हो, इसका वैल्यू भी h ही आता है, दोनों h ही होता है, ठीक है ना, चाहे प्लस h चाहे माइनस h। तो आपका इस h से चला गया हमारा, जो बचा उसमें अगर मैं h पुट करता हूँ 0, तो दिख रहा है मुझे कि ये टर्म क्या हो जाएगा? देखिए ये टर्म हो जाएगा आपका 0 पाई प्लस 0, सो ई की पावर पाई -1, सो ई टू द पावर पाई -1। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन पाई है ये, और साइन पाई क्या कर देगा? साइन पाई कर देगा पूरे को कर देगा 0। तो चाहे आप RHD निकालिए चाहे आप LHD निकालिए, दोनों ही केस में जो साइन पाई प्लस एच है ना, ये साइन पाई प्लस एच, वो पाई के अराउंड जाएंगे आप तो वो उसको 0 कर देगा। जो पिछले केस में कंटिन्यूटी में हो रहा था, कॉस कर रहा था और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कर रहा था 0, वैसे यहाँ पे क्या है? ये कर देता है 0, तो आपका हो जाएगा 0 हो गई। अगर मैं चेक करूँ इसका LHD, तो LHD में क्या क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। LHD में क्या होगा आपका? LHD में चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली साइन के अंदर आएगा पाई माइनस एच, और जैसे ही साइन के अंदर पाई माइनस एच है, फिर से h0 आपका है, साइन पाई रहेगा, और साइन पाई रहेगा तो 0 कर देगा वो। तो चाहे RHD निकालिए चाहे LHD निकालिए, दोनों क्या होगा आपका? 0 ही होगा। तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया पाई पे, ठीक है। तो पाई पे हो गया डिफरेंशिएबल। आपको काउंट करना नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो ये t इक्वल टू पाई तो हट गया, मतलब ये चॉइस तो कट गया, ऐसे ही कट गया चॉइस, ठीक है। अब आपको देखना 0 पे क्या होगा। तो अगर आपने यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो आप आसानी समझ सकते हैं कि 0 पे क्या होगा। 0 पे वही होगा, आपका साइन के आगे लगा मॉड x, तो जो साइन का मॉड x लगा हुआ है, चाहे आप 0 से राइट लीजिए चाहे आप 0 से लेफ्ट लीजिए, RHD करेंगे तो भी वो 0 कर देगा, LHD करेंगे तो भी 0 कर देगा। एफ ऑफ 0 प्लस एच जैसे लिखेंगे आप, 0 प्लस एच एफ ऑफ 0 माइनस एच, वो साइन मॉक्स एक्स क्या कर देगा? 0 कर देगा। जो नीचे वाला एच है वो आपका क्या होगा? दिखाता हूँ मैं, नीचे वाला एच तो कट जाएगा, ठीक है।
नीचे वाले एच से डरना नहीं है, नीचे वाला एच तो कटेगा, कट के चाहे +1 आए नीचे चाहे -1 आए नीचे, अल्टीमेटली साइन एच लगा हुआ है तो 0 कर देगा उसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप स्टक करेंगे अगर आपने स्टेप नहीं सीखा है तो। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे जो बुक्स में दिया होगा सोल्यूशन तो नहीं बात बनेगी उससे। तो f ऑफ 0 - h, तो 0 - h क्या होगा, 0 - h माइनस f ऑफ 0 अपॉन -h, दिस इज कॉल्ड LHD एट x = 0। ठीक है, लिमिट क्या है, h → 0 है, अंडरस्टूड है, जगह यहाँ पे नहीं था तो मैंने नहीं लिखा इधर, अंडरस्टूड वाला। अब f0 तो 0 होगा क्योंकि साइन में 0 जाएगा 0, ये तो 0 हमारा हो गया, दिस पार्ट इज 0 दैट यू कैन सी। f ऑफ -h क्या होगा, तो f ऑफ -h इज फाइनली क्या होगा, -h माइनस पाई, यहाँ पे तो ये आएगा मॉड में, ठीक है, e टू दी पावर क्या आएगा, -h का मॉड, माइनस में 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन के अंदर माइनस में h, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है आपका -h, लिमिट क्या है h → 0, ये आपका है LHD। अब e टू दी पावर -h हो चाहे +h हो, मैंने क्या कहा था h होता है वो, तो ये आपका टर्म हो गया e टू दी पावर h। तो ये जो टर्म आपका है e टू दी पावर h अपॉन h, आपने पढ़ा होगा थ्योरी, e टू दी पावर h - 1 अपॉन में h दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, 1 हो -1 हो, यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो -1 भी अगर हो रहा है तो ये टर्म आपका खत्म हो गया -1, यहाँ पे -h है, माइनस पाई ये हो गया 0 आपका, ठीक है, भले -पाई का मॉड करेंगे पाई आएगा, बट फाइनली साइन -h है, ये आपका क्या कर देगा 0 कर देगा। तो थ्योरी आपका ये हो गया, क्या थ्योरी हुआ आपका, थ्योरी आपका है कि अगर 3 फंक्शन है और 3 फंक्शन में पता है आपको कि मेरा x - पाई नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो राइट वाला टर्म है वो 0 है, तो वो जो राइट का और लेफ्ट का जो डेरिवेटिव का स्लोप अलग अलग है ना, उसको 0 कर देता है वो, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा पाई पे भी और 0 पे भी, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा इसका, कि 0 पे भी डिफरेंशिएबल, पाई पे भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब ना तो ये वाला ना तो ये वाला ना ये वाला, आंसर हो गया आपका भी। तो ऐसे क्वेश्चंस जेईई मैंने पूछे हुए जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी अगर आपको आता है तो थोड़ा फास्ट कर लेंगे, अगर प्रॉपर्टी नहीं आता तो आपको स्टेप करना पड़ेगा, बट आपको ये स्टेप लिखना आना चाहिए क्योंकि एक नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जेईई में प्रीवियस ईयर्स में हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी जेईई में आए हुए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा का पूरा चॉइस लिख रहा हूँ तब तक आप उसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका 2009, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंसेप्ट आपको सीखना है इसके थ्रू। क्वेश्चन सेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या निकालना है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द मोस्ट ईजी पार्ट ऑफ एओडी या फिर मोस्ट ईजी पार्ट ऑफ जेईई मेन कह लीजिए इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका, बिटवीन y - x = 1 एंड x = y²। एक आपका स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आपका क्या, दूसरा आपका पैराबोला दिया हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच निकालना आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको। आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, मैं चॉइस लिख रहा हूँ तब तक इधर। तो चॉइस क्या है, चॉइस लिख रहा हूँ मैं, ए चॉइस है 3√2/8, चॉइस बी आपका है 2√3/8, चॉइस सी आपका है 3√2/5, चॉइस डी आपका है √3/4, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कॉमन टेंजेंट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आती रहती हैं जेईई मेन में, ठीक है, आना ही आना है, आता ही रहता है, ठीक है। कभी बस ये है कि कर्व का इक्वेशन चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी पूछेंगे डिस्टेंस, कभी पूछेंगे पॉइंट बताओ कि कर्व पे कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से सबसे कम है इस लाइन से। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही इजीली आपको ड्रॉ करना आता होगा। पहला एक तो स्ट्रेट लाइन ही दिया हुआ है, एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है क्या है, पैराबोला है, y² x पैराबोला, पता है आपको, y² x उल्टा लिख दिया था इन्होंने, तो y² x ये है पैराबोला आपका, ठीक है। और लाइन भी कोई मुश्किल लाइन है, y = x + 1 है, तो y = x + 1 क्या होता है, 0 पे 1, तो 0 पे 1, तो ये ग्राफ हो गया आपका y = x + 1, ठीक है। अब दिख रहा है आपको कि जो भी पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जिसका डिस्टेंस यहाँ से लीस्ट होगा, लेकिन पॉइंट नहीं पूछा, इसने पूछा डिस्टेंस क्या होगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो चाहे पॉइंट पूछा हो चाहे डिस्टेंस पूछा हो, प्रोसेस वही होगा कि आपको पॉइंट निकालना। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, बच्चे के मन में सीधा आता है सर x1 y1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, x1 y1 एज्यूम कर लेंगे, x1 y1 एज्यूम कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, नो डाउट। x1 y1 एज्यूम कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, नो डाउट। बट x1 y1 तब करेंगे जब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं जानते हैं। अगर आप y² = x आपका दिया पैराबोला, तो आपको पता है कि y² x पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो अगर आप पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करेंगे थोड़ा फास्ट होगा। थोड़ा फास्ट क्यों होगा ये समझ लीजिए। अगर आपने पॉइंट लिया x1 y1 तो आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है, 2, क्योंकि 2 वेरिएबल है, ठीक है, वो हो जाएगा फॉर्म, वो बड़ी बात नहीं है फॉर्म करना, क्योंकि x1 y1 पॉइंट लाई करता है कर्व के ऊपर, तो कर्व से आपको मिल जाएगा इक्वेशन y1² = x1, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही पैरामीटर में हैं, एक ही वेरिएबल में है, तो आपको 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपका सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये सीखना है आपको कि कैसे आप चीज़ों को क्विकली कर सकते हैं, कितने कम टाइम में कर सकते हैं। तो y² अगर x दिया हुआ है तो y² x के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि y² = 4ax का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80², 280, किसके लिए, y² = 4ax के लिए, ठीक है। तो अगर y² = 4ax का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80², 280, तो इस केस में हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आपका हो जाएगा, देखिए y² x है तो इसका a कितना हो गया, इसका a हो गया 1/4। तो अगर a 1/4 हो गया, क्योंकि 4a1 हो गया ना, तो a 1/4 हो गया, तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया आपका 80², मतलब 1/4t², 280, तो 2 × 1/4 × t, 2 × 1/4 × t, तो 1/2t, ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया, ठीक है, एज्यूम कर लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यही पॉइंट दिख रहा है मुझे जहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होता है 2 कर्व के बीच, तो वो जो लाइन है वो लाइन दोनों ही कर्व पे परपेंडिकुलर होती है। दिस लाइन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं को नॉर्मल लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, को नॉर्मल लाइन, दिस इज कॉल्ड को नॉर्मल लाइन, को नॉर्मल। ये आपको याद होना चाहिए कि लाइन इज कॉल्ड को नॉर्मल। अगर आपको याद रहेगा तो आपको अचानक से याद आ जाएगा, ठीक है, अपने पढ़ा होगा पहले से तो याद आ जाएगा को नॉर्मल पॉइंट। तो को नॉर्मल पॉइंट होता है जिसके अलोंग डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। अब इस को नॉर्मल लाइन, सॉरी पॉइंट नहीं लाइन, तो को नॉर्मल लाइन का क्या हेल्प मिलेगा हमें, तो हेल्प ये मिलेगा कि अगर ये लाइन दोनों पे नॉर्मल है, तो ये जो पॉइंट मैं लिया है पैराबोला पे, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो वो टेंजेंट मेरा क्या होगा, वो टेंजेंट मेरा गिवन लाइन के पैरेलल होगा। को नॉर्मल मीन्स दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, इसका मतलब टेंजेंट जो मेरा है, ये टेंजेंट जो पैराबोला पे ड्रॉ किया है, ब्लैक वाला मोटा ये जो लाइन है, दैट इज द पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, मान लिया पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, ठीक है, जो पैरामेट्रिक पॉइंट से मैंने पी बोल दिया, एट पी इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। बस ये कंसेप्ट लगाना आपको, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन, ठीक है। अब स्लोप निकालना आपको आता है, इक्वेट करेंगे, टी मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, लेंथ मिल जाएगा आपको वहां से फिर, ठीक है। तो यही करना है आपको कि क्या करना है, आपको को नॉर्मल लाइन याद रखना है। को नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन होती है जो दोनों पे परपेंडिकुलर, चाहे एक स्ट्रेट लाइन हो, एक कर्व हो, चाहे दोनों ही कर्व हो, ठीक है। 90% आपको दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन, सेकंड दिया रहेगा कर्व, ठीक है। तो उसको थोड़ा आसान होता करना वाला क्वेश्चन। तो क्या करना आपको, देखिए फटाफट क्या करना आपको पी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो करना है इक्वल किसके, स्लोप ऑफ गिवन लाइन के, वहां से आपका टी आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द थ्योरी, ठीक है। तो अब स्लोप कैसे करना है इक्वल, स्लोप मतलब करना डेरिवेटिव करना है आपको, तो डेरिवेटिव आपको करना आता होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 = 2y, ठीक है, dy/dx ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx के आगे आ गया हमारा 1/2y, ठीक है। पॉइंट y क्या है, 1/2t है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो स्लोप हो गया हमारा, स्लोप एट पॉइंट p इक्वल टू 1/2 × y1, क्या है, t/2, 2 से 2 कैंसिल, t। ये आपको याद भी होना चाहिए कि टेंजेंट पैरामेट्रिक पॉइंट पे जो पैराबोला का टेंजेंट का स्लोप है वो 1/t होता है। ये अगर आपने तैयारी किया तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा ऐसे। तो स्लोप क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया आपका 1/t, एंड दैट 1/t इज इक्वल टू क्या, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप कितना है तो कोई भी बता देगा, स्लोप इसका 1 है,
दैट इज इक्वल टू 1, तो टी आपका क्या आ गया, टी आपका 1 आ गया। ठीक है, टी आ गया 1, पॉइंट क्या आपका आ गया, तो टी पुट कर दीजिए 1 यहाँ पे, तो पॉइंट इज 1/4 कॉमा 1/2। अब आप क्या करना, आपको 1/4 1/2 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, रिवीजन है तो सब कुछ आपको, तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, कई बार बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना आपको, जो पॉइंट आपका 1/4 1/2 आया उसको पुट करना लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर। तो लाइन आपका है y - x - 1, तो y आपका हो गया 1/2 माइनस x आपका है 1/4। ठीक है, माइनस में आपका 1। ठीक है, इसका मॉड, ठीक है, मॉड लेते हैं और स्क्वायर डिवाइड में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर। ये सब स्टेप आपको करना है। कितना आ गया आपका, आ गया फाइनली क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया फाइनली कितना। अब आप कर लेंगे, डिस्टेंस निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, फिर मैं करता हूँ सॉल्व यहाँ पे। -½ -1/4, पॉइंट है कि फास्टली करना है और विदाउट मिस्टेक करना है। तो -2 से कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, -½ था, ये हाफ था, हाफ -1/4 कितना हो जाएगा, जगह माइनस में आपका कितना, प्लस में होगा ना, प्लस में 1/4, प्लस में 1/4। ठीक है, क्योंकि 1/2 मीन्स 2/4, 2/4 माइनस 1/4 दैट इज 1/4 -1। ठीक है, मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 और 1 2, तो कितना आपका आ गया, आपका आ गया प्लस 1/4 -1, तो -3/4 मॉड लगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 √2। चॉइस में कहीं भी नीचे में रूट नहीं है, नीचे रूट नहीं, इसका तो क्या रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज कर दीजिए इसको आप, तो क्या हो जाएगा 3√2/8। ठीक है, तो ये एक आसान सा टॉपिक है जहां पे क्या करना आपको क्या करना, आपको करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है को नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग, और को नॉर्मल ऐसी लाइन है जो दोनों ही कर्व पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, चाहे एक कर्व हो, एक लाइन हो, एक लाइन हो, एक कर्व हो। तो जो आपका को नॉर्मल लाइन था, मैंने क्या किया, उस को नॉर्मल लाइन पे, को नॉर्मल लाइन जो मेरा था उसमें पॉइंट P पे जो टेंजेंट का स्लोप था, दैट इज स्लोप ऑफ इक्वल टू गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 3√2/8। तो इस तरीके से आपको कभी पॉइंट पूछेगा, कभी आपको डिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, यहाँ पैरामीट्रिक पॉइंट लेना आसान था, ले लिया। अगर कर्व, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया 2019-20 में, जहाँ पे पैरामीट्रिक पॉइंट लेना मुश्किल था, तो ऐसे केस में आपको x1 y1 लेना पड़ सकता है। अगर x1 y1 लेते हैं आप, तो जब आप स्लोप से इक्वल करेंगे तो इक्वेशन में x1 y1 दोनों रहेगा, और एक आपका x1 y1 आएगा कहाँ से, कर्व पे पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका पॉइंट आ जाएगा, फिर लेंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका इसका, चलिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।